अधीन ने अरीना को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने गोद में बैठा दिया। जैसे ही अधीन ने अरीना को अपने गोद में बैठाया सब लोग अधीन को घूरने लगे। वही अधीन ने सबको इग्नोर किया और अरीना को ठीक से पकड़ लिया। लेकिन अरीना तो बिल्कुल शॉक हो गई थी। वह अपनी जगह पर एकदम से जड़ हो गई थी। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो गया था। वह जल्दी से अधीन के गोद से उठने लगी, लेकिन अधीन ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर चाउमीन खाने हैं तो यहीं बैठी रहो। अगर यहां से उठ गई तो तुम्हें चाउमीन नहीं मिलेंगे। अधीन की बात सुनकर बेचारी अरीना का मुंह एकदम से उतर गया और वह सबको देखने लगी। वहीं निधि और अहान एक दूसरे को देखा और फिर अधीन को देखते हुए बोले, यह क्या हरकत है अधीन? अधीन ने अपना सर ऊपर उठाया और फिर अहान को देखते हुए बोला, डैडी अब आप ये नहीं बोल सकते, क्या आप भूल गए आपने मुझे क्या वादा किया था? अधीन की बात सुनकर अहान ने उसे घूरकर देखा और बोला, डेविल कहीं का। अहान की बात सुनकर अधीन उसे टेढ़ी मुस्कान दी और फिर चाउमीन को देखते हुए बोला, अगर किसी को दिक्कत हो रही है अपने आंखों में ये सब नज़ारा देखकर तो आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। हम थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर सब लोगों का मुंह बन गया और सब लोग वहां रखे चेयर पर बैठ गए। वही अरीना को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अधीन ये सब क्या बोल रहा है और ना ही उसका उस पर ध्यान था। वह बस अपने सामने रखे चाउमीन को घूर रही थी। उसने देखा अधीन का ध्यान उस पर नहीं है और ना ही किसी और का, इसलिए उसने जल्दी से स्पून को उठा लिया और जल्दी जल्दी चाउमीन खाने लगी। उसकी हरकत देख अधीन ने उसे घूरते हुए उसके कान में धीरे से मगर डरावनी आवाज में कहा, गिलहरी थोड़ा धीरे खाओ। उसकी बात सुनकर अरीना के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर पड़ा और उसने अपने मुंह में भरे चाउमीन को चबाते हुए कहा, डरावना डेविल क्यों मेरे पीछे पड़ा है यार? क्या ये खाने के बाद मुझे मार देगा? कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया हुआ है? जैसे ही अरीना के दिमाग में यह आया, वह झट से अधीन के गोद से उठने लगी, लेकिन उतने ही तेजी से अधीन ने उसे अपने गोद में बैठा दिया, जिससे अधीन की सांस एकदम से अटक गई और उसकी पकड़ अरीना के कमर पर कस गई। वहीं अरीना आराम से उसके गोद में बैठकर फिर से चाउमीन खाने लगी। अधीन ने अपनी आंखें बंद की और खतरनाक मुस्कान लिए बोला, धीरे गिलहरी, अभी तो हमारे इश्क की शुरुआत हुई है, पहले से ही बैंड मत बजाओ। अरीना जो उसके गोद में बैठी हुई थी, जब उसने अधीन की बात सुनी तो उसका चेहरा अजीब सा हो गया और वो उसे देखते हुए बोली, डरावना डेविल मेरा चाउमीन खत्म हो गया है, अभी मुझे जाना है। जैसे ही अधीन ने अरीना की बात सुनी वह एकदम से शॉक हो गया और उसने जाकर अरीना के सामने रखी प्लेट देखी, जो पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी। उसने हैरानी से अरीना को देखा और कहा, तुमने खाया ना? अरीना ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ मैंने ही खाया और कौन खाएगा? इतना कहकर उसने मुंह बनाया, फिर वह अधीन को देखते हुए बोली, मेरा पेट भी फुल हो गया। उद्धरण चिन्ह। अधीन का शौकन चेहरा देख सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, जिसे देख अधीन ने सबको अजीब नजरों से देखा तो अंश ने हंसते हुए कहा, जितना तुमने कमाया है ना सब खाने में उड़ने वाला है, इसलिए तुम चिंता मत करो, बस कमाते जाओ कमाते जाओ। अधीन ने जब सबकी बातें सुनी तो उसने अरीना को अपनी जगह पर खड़ा कर दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, कहाँ जाता है इतना खाया हुआ? अरीना ने मुंह बनाया और कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, सुबह आ जाए फिर बताती हूँ कहाँ जाता है। इतना कहकर वह अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से जाने लगी। वही अधीन के हालात पर सबको बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और सब लोग हंस भी रहे थे। अहान ने अधीन को देखा और फिर टेढ़ी मुस्कान लिए कहा, कैसे लगा तुम्हें झटके पर झटका अधीन मल्होत्रा उर्फे डी? अधीन ने मुंह बनाया और कहा, कमाया भी किस लिए है? उसके लिए ही, फिर जितना चाहे उतना खर्च होने दो। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ गया और बोला, मैं उसे लेकर जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर सब लोगों को बड़े हंसी आ रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी अधीन ने देखा अरीना जाकर रैमो के गोद में बैठ गई और उसने रैमो के कंधे पर सर रख दिया। अधीन ने जब उसे देखा तो वह तेज कदमों के साथ जाकर अरीना को खींचने लगा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि अरीना रैमो के गोद में बैठी है। रोली ने अपनी आंखें रोल की और कहा, भाई अब वह सो जाएगी। अधीन ने अरीना को देखा और फिर झट से उसे गोद में उठाकर मेंशन के अंदर चला गया। अहान ने निधि को देखा और कहा, तुम अब सच में शादी की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारा बेटा घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। निधि ने मुंह बनाया और कहा, यह सब आपके कारण ही हुआ है। आपने क्या ऐसा वादा किया था उससे कि? वह आते ही अरीना से चिपक गया। निधि की बात सुनकर अहान बोला, क्या तुम्हें अधीन से जलन हो रही है?
अगर ऐसा है तो तुम जलो मत स्वीटी पाई। आओ मुझसे चिपक कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने आप से कसकर चिपका लूंगा। इतना कि तुम खुद को छुड़ा भी नहीं पाओगी। आहान की ऐसी बेशर्म वाली बातें सुनकर निधि ने आहान को मुक्का दिखाया और कहा, अगर आपने ज्यादा मुंह खोला ना तो आप देख लीजिए सेडुकिन कोबरा कहीं का। आहान ने उसे घुरकर देखा और कहा, और कुछ देर और स्वीटी पाई जितना मर्जी चाहे बोल लो तुम। जब तुम कमरे में आओगी, तुम्हारी सिर्फ कहराने की आवाज ही पूरे कमरे में गूंजेगी। निधि ने उसे इग्नोर किया और कहा, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। उसकी बात सुनकर आहान प्यार से उसे छेड़ते हुए बोला, हमने तो सारी हदें सरहदें पार करके तुमसे इश्क किया है मेरी स्वीटी पाई। तुम फिर चाहे हमें बेशर्म कह लो या फिर बेहया, हम तो तुम्हारे प्यार में पहले से ही पागल हो चुके हैं। निधि ने प्यार से आहान को देखा और कहा, अच्छा आप मेरे प्यार में इतने ज्यादा पागल हो गए हैं, तो जाए फिर मेरे लिए खाने की प्लेट लेकर आइए। इतना कहकर तिरछी मुस्कान लिए निधि आहान को देखकर मुस्कुरा रही थी। आहान ने उसे घूर कर देखा और कहा, ठीक है स्वीटी पाई, अभी लेकर आता हूं, लेकिन सब चीजें मैं मेरी पसंद खिलाऊंगा। इतना कहकर वह उसे डेविल स्माइल दिए अपनी जगह से उठ गया और फिर जहां पर खाने की टेबल थी वहां पर चला गया। वहीं अधीन अरीना को गोद में उठाकर ले जा रहा था। जब अरीना ने देखा वह उसके गोद में झटपटाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? है कौन जो मुझे ऐसे गोद में उठाकर लेकर जा रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसे गोद में उठाकर ले जाते हुए? अधीन ने घूर कर अरीना को देखा और फिर अपने डरावनी आवाज में उसे देखते हुए जुनून से बोला, अब तुम्हें सारी उम्र मेरी गोद में ही गुजारनी है गिलहरी, इसलिए ये झटपटाना बंद कर दो। अरीना ने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, गिलहरी? क्या मैं इसे गिलहरी दिख रही हूं? अधीन अरीना को लेकर अपने कमरे में आ गया। वही जब अरीना ने वह कमर देखा वह बिल्कुल शॉक हो गई और बोली, इस कमरे में तो हम लोग कभी नहीं आए, कोई आने ही नहीं देता था, लेकिन तुम इस कमरे में कैसे आए? अधीन ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? क्या कब से तुम लगा रखा है? अधीन की ऐसी सख्त आवाज सुनकर अरीना अंदर तक हिल गई और घबराते हुए बोली, सॉरी। उसे ऐसे देख अधीन ने उसे बेड पर बैठा दिया और फिर कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। उसके हरकत से अरीना बहुत ज्यादा घबरा गई और उसे घबराते हुए देखने लगी। उसने अपने ड्रेस को कसकर पकड़ लिया और कहा, क्या अब यह मुझे मार देगा? लेकिन ऐसे कैसे मार देगा? मेरी जान थोड़ी ना सस्ती हो गई है, जो कोई भी आएगा वो यूं ही मुझे मारकर चला जाएगा। अरीना अपने ही दिमाग में उलझुल की बातें सोच रही थी। वही अधीन जाकर एक जगह रुक गया जहां पर उसके सूटकेस रखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए उन सूटकेस को देखा और फिर उन्हें खोल दिया। खोलते ही उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स आ गया और फिर उसने उसे सूटकेस को देखा और उसे उठाकर बेड पर रख दिया। वही अरीना जो उसे ही देख रही थी, उसके हरकत देख थोड़ी सी बेड से खिसक गई। अधीन ने उसे देखा और फिर कहा कि सूटकेस को खोलो। अरीना ने मासूमियत से अपना चेहरा नीचे किया और अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं करना। अधीन ने उसे देखा और उसके पास बहुत नजदीक बैठ गया। उसे ऐसे देख अरीना थोड़ी सी पीछे हो गई और वह थोड़ी सी खिसक गई। लेकिन अधीन ने उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा ना इसे खोल दो। अधीन के ऐसे कहने पर अरीना ने उसके आंखों में देखा और पूछा, क्या इसमें कोई बम है? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? अधीन ने उसके नाक को खींच लिया और कहा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस सूटकेस खोल दो। अरीना ने उसे देखा और कहा, पक्का है ना? अधीन ने फिर से अपना सर हिला दिया, जिसे देख अरीना ने वह सूटकेस धीरे धीरे खोलकर उसमें झांक कर देखने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह सूटकेस में झांक देख रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी होती जा रही थी, जिसे देख उसने एक झटके से सूटकेस को खोल दिया। जैसे सूटकेस खुला उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गई और वह जोर से चिल्लाए, इतने सारे चॉकलेट्स! क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? अधीन ने अपना सर टेढ़ा किया और कहा, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आया हूं। अरीना ने खुश होकर उसके गले में बाहें डाल दी और फिर उसके गाल को काटते हुए बोली, थैंक यू सो मच, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर और उसके हरकत से अधीन के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसने अपने गाल और गर्दन को बहुत नशे से अपने हाथों से छू लिया और उसके चेहरे को देखते हुए जुनून से बोला, जैसी तेरी आदत है, मुझे एक दिन पागल करने वाली है गिलहरी। अरीना ने जल्दी से उस सूटकेस में से एक बड़ी सी चॉकलेट उठाए और उसका रैपर खोलकर उसे मुंह में भरकर खाने लगी और वह उसका स्वाद लेकर बड़े ही मजे से उम कहते हुए बोली, मम ये तो बड़ा ही मजेदार है, इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है।
इतना कहते कहते वो चॉकलेट मुंह में ठुसे जा रही थी और खाए जा रही थी। अधीन ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर खतरनाक डेविल मुस्कान आ गई और उसने झट से अरीना का चेहरा पकड़ लिया और उसके होठों से अपने होंठ जोड़ दिए। अधीन ने जैसे ही अरीना के मुंह में ठुसी हुई चॉकलेट अपने मुंह में ली, अरीना एकदम से शॉक हो गई और उसकी आंखें शॉक के मारे बड़ी बड़ी हो गई। उसके दोनों हाथों में चॉकलेट पकड़ी हुई थी और उसके मुंह में उतनी ही चॉकलेट भरी हुई थी। वही अधीन जो सिर्फ अरीना के मुंह से चॉकलेट लेना चाहता था, जैसे उसके होंठ अरीना के होंठों से टच हुए, वह एकदम से बावला हो गया और उसने अरीना के मुंह में रखी सारी चॉकलेट अपने मुंह में ले ली और फिर उसने वाइल्ड होकर अरीना के होंठों को चूमना शुरू कर दिया। अरीना जो पहले से ही बूढ़ बनी हुई थी, अधीन की हरकत से मानो पागल सी हो गई और अपने पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही अधीन के कान में रोने की आवाज आने लगी वो एकदम से शॉक्ड हो गया। उसने अरीना को छोड़ दिया और उसे हैरानी से देखने लगा। अरीना रोते हुए चॉकलेट खाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चॉकलेट खाने की? आपने मुझे किस कैसे किया? आप बहुत बुरे हैं। अरीना की बक सुनकर अधीन ने उसे घर कसर देखा और अपने खतरनाक आवाज में बोला, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, अब मुंह से एक आवाज नहीं आई चाहिए। जैसे ही अरीना ने अधीन की खतरनाक आवाज सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी आंखें रोल करते हुए अधीन को देखने लगी, जिसे देख अधीन अपनी जगह से उठ गया और बाथरूम में जाते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, चुपचाप सो जाओ। अधीन की ऐसी सख्त आवाज सुनकर अरीना अपना सर हाँ में हिला देती है और वह चुपचाप बेड पर लेट जाती है, जिसे देख अधीन वहां से बाथरूम में चला जाता है। जैसे ही अधीन बाथरूम में चला जाता है अरीना जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है और फिर धीरे कदमों के साथ वह कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर वह एक बार अपने हाथों को देखती है और धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर फिर से अंदर आती है। फिर वह बेड पर रखे सूटकेस को देखते ही और उसे खींचकर बेड से नीचे उतार देती है। वह सूटकेस को खींचने में बड़ी ही मशक्कत कर रही थी, क्योंकि सूटकेस बहुत ही भारी था, जिससे अरीना को उठाने में दिक्कत आ रही थी। फिर भी उसने जैसे तैसे करके वह सूटकेस बेड से नीचे उतार दिया और बोली, हे भगवान, इसमें सिर्फ चॉकलेट ही भरी है, फिर भी कितना भारी है ये। मुझे शक्ति दे दे भगवान और मुझे शक्तिमान बनाकर इसे खींचने में मदद करिए। इतना कहकर वो उसे सूटकेस को घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आ गई और फिर उसने उस सूटकेस को घसीटते हुए सीढ़ियों के पास लेकर चली गई। उसने सूटकेस को ठीक से रख दिया और फिर अपने हाथों को देखने लगी और फिर उसे पर फूंक मारते हुए बोली, मेरे हाथ दुखने लगे। तभी उसे अधीन के कमरे की तरफ से हलचल महसूस हुई, जिसे देख वो घबरा गई और उसने जल्दी से सूटकेस को पकड़ लिया और उसे घसीटकर नीचे ले जाने लगी। वो सूटकेस को सीढ़ियों पर खींच रही थी, जिस कारण बहुत जोर से आवाज हो रही थी। अधीन जो फ्रेश होकर बाहर आया था, जब उसने देखा वहां पर सूटकेस और उसके साथ अरीना भी गायब है तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई। तभी उसके कान में जोर से आवाज आई, जिसे सुनकर वो तेजी से कमरे से बाहर आ गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा अरीना सूटकेस खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन सूटकेस भारी होने के कारण उसे ठीक से खींचा नहीं जा रहा था। उसे ऐसे देख अधीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि अरीना ने उसकी बात ना मानने की जुर्रत जो की थी। अधीन ने गुस्से से अरीना को देखा और जोर से बोला, गिलहरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? जैसे ही अधीन की गुस्से भरी आवाज अरीना के कानों में पड़ी, अरीना अंदर तक हिल गई और उसके हाथ में जो सूटकेस था वह उसके हाथ से छूट गया और वो घसीटते हुए नीचे चला गया। वही अरीना ने शौक के मारे अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर वहां पर खड़ी थी। उसका पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। अधीन ने हैरानी से उस छोटी सी लड़की को देखा और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, अभी के अभी कमरे में जाओ, अगर तुमने मेरी बात ना माने की गुस्ताखी भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरीना ने मासूमियत से उसे देखा और फिर नीचे की तरफ देखा, जहां पर उसका लुढ़कते हुए सूटकेस गिर पड़ा था। सूटकेस गिरने की इतनी जोर से आवाज आई थी कि सब लोग जो पार्टी खत्म करके अंदर आ रहे थे वह सब लोग हैरानी से सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। जब उन लोगों ने देखा कि अरीना सूटकेस लेकर कहीं पर जा रही है, वह लोग और भी शॉक हो गए। लेकिन जैसे ही अरीना के हाथ से सूटकेस गिरा, सबकी सांसें मानो रुक सी गई, क्योंकि उन्हें लगा अब अरीना भी सूटकेस के साथ नीचे तो नहीं आ जाएगी। लेकिन उसे सही सलामत देख सब लोगों ने राहत की सांस ली। अधीन ने गुस्से से अरीना को देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जबकि मैंने कहा था तुम चुपचाप सो रही हो, तुम यहां से भागने की कोशिश कर रही थी। अधीन की ऐसी सख्त आवाज सुनकर अरीना को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसे आज तक किसी ने डांटा नहीं था,
सब लोग उसे प्यार से रखते थे, यहाँ तक रेमो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वह उसकी छोटी मोटी गलतियों को हमेशा नजरअंदाज ही करता था। लेकिन आज अधीन के ऐसे डांटने पर अरीना का मुंह बिचक सा गया था और उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। अधीन ने देखा अरीना अभी भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, जिसे देख अधीन को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह जल्दी से 2-3 सीढ़ियां उतरकर अरीना के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने अरीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर वह उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसे ऐसे देख नीचे खड़े सब लोग हैरान रह गए। वहीं निधि ने जब ये देखा उसने जोर से अधीन को आवाज लगाते हुए कहा, अपनी जगह से हिलना भी मत, तुम उसे ऐसे डरा नहीं सकते समझे तुम। निधि की बात सुनकर अधीन बोला, मोमी आप बीच में मत बोलिए। उसकी ऐसी खतरनाक आवाज सुनकर निधि की बोलती बंद हो गई। वही अहान ने जब ये देखा उसने गुस्से से अधीन को देखा और कहा, यह क्या हरकत है अधीन, अपनी माँ से ऐसी बात करते हो। अधीन ने सबको घूर कर देखा और कहा, मेरे और गिलहरी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, यह मेरा आखिरी फैसला है। अधीन की ऐसी बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। वहीं रेमो ने जब देखा कि अरीना रो रही है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने सीढ़ियां चढ़ते हुए अधीन से कहा, तुम मेरी बहन पर ऐसे हक नहीं जता सकते, वह मेरी बहन है और उसे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। रेमो की बात सुनकर अधीन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, वह सिर्फ मेरी है, उस पर किसी और का हक नहीं है, इसलिए अपना हक जताना बंद कर दो। अधीन के ऐसे कहने पर रेमो ने गुस्से से कहा, अभी मैं तुम्हारा पा नहीं हूं, मेरे बहन का भाई हूं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरी बहन को छोड़ दो। और किस हक से तुम उस पर हक जता रहे हो कौन तुम उसके। जैसे ही रेमो ने ये कहा अधीन की पकड़ अरीना के हाथों पर कस गई और वह अपने आप से बोला, कौन हूं मैं, इसका क्या इतना कहना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। अब तक रेमो अरीना और अधीन के पास पहुंच गया था। उसने अरीना का हाथ अधीन के हाथों से छुड़ा लिया और कहा, अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं मेरे बहन को यहां नहीं रख सकता। इतना कहकर वह अरीना को लेकर वहां से चला गया। वहीं अधीन बस बुत बने देखता रह गया। उसने गुस्से से जाते हुए रेमो को देखा और अपने दांत पीसते हुए जोर से खतरनाक आवाज में बोला, अभी तुम्हें ले जाने दे रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा इस पर कोई हक नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द तुम खुद इसका हाथ मेरे हाथों में दोगे। इतना कहकर अधीन गुस्से से अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने तोड़फोड़ मचा दी और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, उस पर किसी और का हक नहीं है। अधीन मल्होत्रा कभी भी अपने चीजों को लेकर इतना केयरलेस नहीं हो सकता और वह लड़की मेरी जान बन गई है। उसे मैंने अभी से नहीं, जब से पैदा हुए तभी से शिद्दत से चाहा है और अभी ये चाह मेरी जुनून में तब्दील हो चुकी है। चाहे रास्ते में सैकड़ों ही दुश्मन क्यों ना आ जाए, यह अधीन मल्होत्रा उर्फ एड अपने गिलहरी को अपने पास लेकर ही आएगा। वही अधीन के कमरे से आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ होने के कारण उसके कमरे के अंदर क्या चल रहा है वह सिर्फ उसे ही पता था। यहाँ निधि ने अहान को देखा और कहा, ये सब क्या था सडू, ये लड़का, मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अहान ने उसे देखा और कहा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। निधि ने कुछ नहीं कहा और वह अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं अंश ने अहान को देखा और कहा, तुमने भाभी को तो कह दिया कि उसे उसके हाल पर छोड़ दो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अधीन इतनी आसानी से उसे जाने देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम ये नहीं जानते कि अधीन कितना ज्यादा खतरनाक है? अगर वह हद से ज्यादा जुनूनी बन गया तो ये बात सबके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसने सिर्फ और सिर्फ अरीना के लिए सब कुछ किया है, इतना बड़ा नाम रुतबा सब कुछ पाने के लिए दिन रात मेहनत की है, इतने आसानी से तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। मैं तो अचंभे में हूं कि उसने रेमो को कैसे कुछ नहीं कहा और उसे जाने दे दिया। कहीं यह कुछ बड़ा धमाका तो नहीं करेगा? अहान ने उसे देखा और कहा, पता नहीं यार इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी हो हम तो सिर्फ देख सकते हैं, उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। अंश ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है सुबह बात करते हैं उससे। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह का वक्त। अधीन सुबह 5 बजे उठ गया था और वह जिम में जाकर इस वक्त वर्कआउट कर रहा था। रह रहकर उसके दिमाग में सिर्फ अरीना ही घूम रही थी और वह लगातार पुशअप किए जा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि रेमो उसके गिलहरी को उससे छीनकर वहां से लेकर गया था। उसने एक हाथ से पुशअप करते हुए कहा, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी गिलहरी, भले तुम मुझे नहीं जानती हो
लेकिन एक बात याद रख लो, अधीन मल्होत्रा सिर्फ एडी बना क्योंकि वह अपने गिलहरी को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता था। लेकिन अगर मेरी खुशियों के बीच कोई आएगा तो यहाँ पर सिर्फ मौत का तांडव खेला जाएगा। फिर चाहे वह तुम्हारा भाई क्यों ना हो, तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूं, तैयार रहना मुझसे दूर जाने की सजा पाने के लिए। इतना कहकर अधीन खतरनाक मुस्कान लिए तेजी से पुशअप करने लगा। दूसरी तरफ अरीना अभी भी कमरे में आराम से सो रही थी। उसके कमरे का हाल तो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि जितने भी अधीन ने उसे चॉकलेट दी थी वह सब कुछ अपने साथ लेकर आ गई थी और वह पूरे बेड पर चॉकलेट फैलाए बीच में जगह बनाकर उसमें सो गई थी। उसके बेड के चारों तरफ सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट रखी हुई थी। रेमो जब उठकर उसके कमरे में आया तो कमरे का हाल देखकर उसने अपना सर हिलाया और कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधरेंगी। कभी कभी तो मुझे डर लगता है, फिर भी अब इतना डर नहीं लगेगा क्योंकि इसका दीवाना यहाँ पर लौट आया है। सिर्फ इसके लिए, और मुझे अच्छे से पता है वो हर शख्स बुरी मौत मरेगा जो ऐड से पंगा लेगा। और आज ऑफिस में सबसे पहला नंबर मेरा ही होगा। इतना कहकर उसने परेशानी से अरीना को देखा और फिर वह वहां से चला गया। सुबह 9 बजे अरीना उठकर रेडी होकर कॉलेज चली गई थी। वही रेमो ने उसे कॉलेज छोड़ा और फिर वह वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। जब वह ऑफिस में आया तो अधीन पहले से ही केबिन में जाकर बैठा हुआ था। जब ये बात रेमो को पता चली तो उसके माथे पर पसीना आ गया और वह बोला, लगता है आज बुरी मौत मरने वाला हूं मैं। उसका इतना कहना था कि तभी उसके पास एक आदमी आया। दिखने में तो वहां का स्टाफ ही लग रहा था। उसने रेमो को देखते हुए कहा, आपको एड बॉस ने एजेंट केबिन में बुलाया है। रेमो ने अपना सर हिलाया और वह वहां से अधीन के केबिन की तरफ चला गया। इस वक्त उसके माथे पर ठंडा पसीना था। तभी उसने धीरे से केबिन का डोर लॉक किया तो अंदर से अधिक की दमदार और गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, अंदर आ जाओ। जैसे रहमान उसकी आवाज सुनी वह सीधा खड़ा हो गया और धीरे से केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर घुस। अधीन आराम से अपने चेयर पर रौब से बैठा हुआ था। वही रेमो डरा सहमा उसके सामने खड़ा था क्योंकि वह अधीन को अच्छे से जानता था। जब बचपन में वह घर छोड़कर गया था उसके बाद अधीन उसके पास चला गया था। रेमो ने बचपन से ही अधीन का बहुत ज्यादा साथ दिया था। कुछ साल पहले जब अधीन इंडिया लौटने वाला था तभी उसने रेमो को पहले भेज दिया था ताकि वह यहाँ का सारा कारोबार देख सके। अधीन के हर एक मूव से रेमो वाकिफ था। वह कब किसे कैसे मारे इसका अंदाजा रेमो के सिवा किसी को नहीं था। उसे अच्छे से पता था अधीन कितना ज्यादा खतरनाक है। उसने अपने आप को खतरनाक बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। वह सारी चीज रेमो से छुपी हुई नहीं थी। अधीन ने रेमो को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, बता कौन सी सजा दूं तुम्हें। रेमो ने घबराते हुए अधीन को देखा और कहा, एडी बॉस, अब हम ऑफिस में हैं और घर का गुस्सा ऑफिस में निकालना ये तो ऐड के लिए सूट नहीं करता ना। रेमो ने सब कुछ इतना ज्यादा घबराते हुए कहा था कि उसके मुंह से ठीक से शब्द भी बाहर नहीं निकल रहे थे। रेमो की बात सुनकर अधीन के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। उसने अपने चेयर को रोल करते हुए कहा, गुड, वेरी गुड रामो, मैं तुम्हारे जवाब से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अब हम ऑफिस में हैं तो पर्सनल चीज बीच में क्यों लाना, चलो अब हम काम की बातें करते हैं। इतना कहकर उसने रेमो को एटीट्यूड से भरी मुस्कान दे दी। रेमो अच्छे से जानता था उसकी तो बैंड बचकर ही रहेगी, फिर चाहे ऐसी हो या फिर वैसे। अधीन ने उसे खतरनाक तरीके से देखा और कहा, शर्मा का प्रोजेक्ट तुम अकेले संभालोगे, वह भी बिना किसी के मदद के, और जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत लगेगी तुम मेरे पास खड़े रहोगे। जैसे ही रेमो ने अधीन के मुंह से ये सब कुछ सुना उसका मुंह एकदम से रोने जैसा हो गया और वह बोला, मुझ पर इतनी बड़ा जुर्म मत कीजिए एडी बॉस, मैं अकेले कैसे प्रोजेक्ट संभाल सकता हूँ। अधीन ने एटीट्यूड से अपने कंधे उचका दिए और कहा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि मेरा, इसलिए तुम गलती करने से पहले 100 बार सोच लेना। इस बार रहम दिखा रहा हूँ, अगली बार नहीं। अधीन की बात सुनकर रेमो ने रोनी सूरत बनाकर उसे देखा और अपने मन में बोला, क्या ये कम सजा थी? क्या पूरा प्रोजेक्ट मेरे सर पर डाल पर मुझ पर रहम दिखाया जा रहा है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं अकेले कैसे संभालूंगा? अधीन ने देखा रेमो किसी सोच में गम है तो उसने रेमो को देखते हुए अपने कड़क आवाज में कहा, यूनिवर्सिटी चलो। अधीन की कड़क आवाज सुनकर रेमो अपने सोच से बाहर आया और अपना सर झुकाकर बोला, यस एडी बॉस। अधीन अपनी जगह से उठ गया और सीधा चलते हुए बाहर जाने लगा। उसका हर एक कदम बहुत रौबदार था। ऑफिस की सारी लड़कियां आंखें फाड़े अधीन को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस अपने मुंह से लार ही टपका देंगी।
लेकिन अधीन अपने आप में ही था और आगे जा रहा था। कुछ ही देर में वह ऑफिस के बाहर था जहां पर उसकी चमचमाती हुई स्पोर्ट कार खड़ी थी। रेमो ने आगे बढ़कर जल्दी से स्पोर्ट कार का दरवाजा खोल दिया, जिसे देख अधीन उसमें बैठ गया तो रेमो दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उनकी स्पोर्ट कार हवा में बातें करते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके आगे पीछे 5 गाड़ियां थी और वो हवा से बातें करती हुई यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी। रेमो को नहीं पता था कि अधीन यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा है, लेकिन उसे ये तो अंदाजा लगा लिया था कि जरूर अधीन यूनिवर्सिटी अरीना के लिए जा रहा है। लेकिन इस वक्त तो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि इस वक्त वो अधीन का पा था। यूनिवर्सिटी। इस वक्त कॉलेज के सारे स्टूडेंट अपने अपने क्लासरूम में थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे थे। तभी यूनिवर्सिटी में चमचमाती हुई स्पोर्ट कार आकर रुक गई, जिसे देख सबकी नजरें उसी पर चली गई। अधीन स्पोर्ट का दरवाजा खोलकर रॉब से बाहर आया और अपने जैकेट को ठीक करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके एक कदम की दूरी पर रेमो चल रहा था और उनके आसपास अधीन के बॉडीगार्ड थे। सभी स्टूडेंट एड को कॉलेज में देख आसपास में कुसूर फुसूर करने लगे और उसे देखने लगे। वही अधीन तेज कदमों के साथ सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। प्रिंसिपल जो आराम से कुर्सी पर अपना सर टिकाकर सो रहा था, तभी उसका केबिन का दरवाजा एक झटके में खुल गया, जिससे प्रिंसिपल एकदम से हड़बड़ा गया और गुस्से से तमतमाते हुए बोला, क्या तुम लोगों को तमीज नहीं है? प्रिंसिपल के ऑफिस में ऐसे आते हैं? इतना कहते कहते उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजे पर एड उर्फ अधीन मल्होत्रा को देखकर उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई और वह खिसियानी हंसी हंसते हुए अपने चेयर से उठकर और फिर अधीन को देखकर बोला, अरे एडी बॉस, आप यहाँ पर? आपके चरण हमारे कॉलेज में लग गए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अधीन जाकर रॉब से प्रिंसिपल के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और फिर प्रिंसिपल को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं और प्रिंसिपल साहब आराम फरमा रहे हैं। क्या कॉलेज है? वाह, ऐसे कॉलेज को तो मैं सैल्यूट करता हूं। अधीन की ऐसी बात सुनकर प्रिंसिपल बुरी तरीके से झेप गया। शर्मिंदगी से उसका सर एकदम से झुक गया। वही अधीन है उसे घूर कर देखा और बोला, एनीवेज वह आपका प्रॉब्लम है ना कि मेरा, फिर भी सीधा पॉइंट पर आता है। इतना कहकर उसने रेमो को देखा तो रेमो जल्दी से बोला, एडी बॉस यूनिवर्सिटी खरीद लेना चाहते हैं। रेमो की बात सुनकर प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आ गया और वह घबराते हुए बोला, लेकिन कैसे पॉसिबल है? ये यूनिवर्सिटी तो ब्लैक किंग कोबरा की है, हम ऐसे उन्हें बिना पूछे। अधीन ने ईविल स्माइल लिए प्रिंसिपल को देखा और कहा, तो बुलाए ब्लैक किंग कोबरा को, जो कुछ है वह आमने सामने हो जाए। अधीन की बात सुनकर प्रिंसिपल एकदम हैरान रह गए और अपने मन में बोला, ब्लैक किंग कोबरा इसी का बाप है ना? वह तो ऐसे बात कर रहा है जैसे वह अपने बाप को जानता ही नहीं। प्रिंसिपल को अपने आप में गुम देख अधीन अपनी कड़क आवाज में थोड़ा गुस्से से बोला, रेमो सुनाई नहीं दे रहा है? प्रिंसिपल साहब को जरा उनके कान तो चेक करना। जैसे ही अधीन ने ये कहा, रेमो ने प्रिंसिपल के कान के नीचे एक बजा दी। जैसे ही प्रिंसिपल के कान पर थप्पड़ पड़ा, प्रिंसिपल एकदम से होश में आ गया और हड़बड़ाते हुए बोला, जी मेरे कान में कोई हड़ताल नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया। इतना कहकर उसने जल्दी से आहान को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ मल्होत्रा इंडस्ट्री। आहान इस वक्त निधि के साथ ऑफिस में था, क्योंकि अब निधि आहान के साथ हर रोज ऑफिस जाती थी। जब उसका फोन रिंग होने लगा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने फोन उठाकर कान पर लगा दिया। तो दूसरी तरफ से प्रिंसिपल हड़बड़ाते हुए बोले, कोबरा साहब आपसे अर्जेंट बात करनी है, क्या आप कॉलेज आने का कष्ट कर सकते हैं? प्रिंसिपल की बात सुनकर आहान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है। आहान अभी तक तो समझ गया था कि जरूर अधीन ने कोई कांड किया होगा। निधि ने उसे ऐसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ सडू, आपका चेहरा ऐसा सड़ा हुआ क्यों बना है? आहान ने निधि को घूर कर देखा और कहा, ये सब कुछ तुम्हारे बच्चे के कारण है, पता नहीं क्या खाकर पैदा हो गया था, नाक में दम कर रखा है मेरे। निधि में घूरकर आहान को देखा और कहा, ये सब कुछ आपके कारण ही हो रहा है, आप ही थे जो उससे बढ़ा चढ़ाकर सब कुछ सिखा रहे थे, अब मेरा नाम बदनाम मत करिए। निधि की बात सुनकर आहान ने उसके कमर को पकड़ लिया और कहा, तुम आ रही हो साथ में? निधि ने मुंह बनाया और कहा, नहीं मैं नहीं आ रही, वो डेविल का बच्चा मेरी तो सुनेगा नहीं, ऊपर से बेइज्जती करेगा वह अलग, इसलिए आप ही जाइए और उसे जो कुछ कहना है वह कहकर आ जाइए। निधि की बात सुनकर आहान ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, अपना ख्याल रखना, मैं अभी आया और कहीं पर चली मत जाना। निधि ने अपना सर हिलाया और कहा, अपना ख्याल रखिए और उससे ज्यादा भिड़ने की कोशिश मत कीजिए वरना वो खामखा गुस्सा करेगा।
निधि की बात सुनकर अहान वहां से चला गया। यूनिवर्सिटी में अधीन अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। वही रेमो उसके पास में खड़ा था। प्रिंसिपल तो अभी भी खड़े होकर अधीन को देख रहा था। तभी अधीन अपनी मर्दाना आवाज में बोला, प्रिंसिपल साहब मुझे इतना मत घूरिए, कहीं मुझे नजर लग गई तो खामखा बवाल हो जाएगा। अधीन के ऐसे कहने पर प्रिंसिपल झेप गया। वही रेमो ने घूर कर अधीन को देखा और फिर सीधा खड़ा हो गया, जिसे देख अधीन अपनी ठंडी आवाज में बोला, क्यों नजरें घूम रहा है, देख और घूर के। अधीन की बात सुनकर रामो हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी सॉरी। तभी अहान केबिन का दरवाजा खोलकर ऑफिस के अंदर आ गया। उसे आता देख अधीन ने अपने फोन को लॉक किया और फिर चेयर को अहान की तरफ खिसकाते हुए बोला, बैठिए डैडी, आपसे जरूरी बात करनी है। अहान ने उसे घूर कर देखा और बोला, बता मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मैं तुम्हारे मोमी को अकेला छोड़कर आया हूँ। अधीन ने अपनी आंखें छोटी की और बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोमी को अकेला छोड़ने की। अहान उसे डबल घूरते हुए कहा, बापू तुम्हारा कोई नौकर नहीं, चुपचाप बताओ क्यों बुलाया यहाँ पर। अधीन ने अहान को देखा और कहा, यू नो ना डैडी, गिलहरी को लेकर कोई लापरवाही नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए। अहान ने उसे देखा और कहा, मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, इसलिए वह मेरा हो या फिर तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अधीन ने अपना सरनामे हिलाया और अपने गर्दन को मसलते हुए बोला, नो डैडी। बोला ना, गिलहरी को लेकर कोई लापरवाही नहीं, जहां जहां गिलहरी उस सारी चीजों की जगह पर मेरा हक होगा और किसी का नहीं। अहान ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम नहीं सुधरोगे। इतना कहकर उसने प्रिंसिपल साहब को देखा और कहा, प्रिंसिपल सर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है आप मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा, मैं साइन करवा दूंगा। अधीन ने अपने फोन को जेब में डालते हुए कहा, डोंट वरी डैडी, सारे पेपर रेडी है, आप बस साइन करवा दीजिए। अधीन की बात सुनकर अहान ने अपने बेटे को ऊपर से नीचे तक देखा और मन में कहा, एक नंबर का चालाक आदमी है ये। अहान के चेहरे के भाव देखकर अधीन के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और वह अहान को देखते हुए बोला, सही पहचाना डैडी, अगर आप कोबरा है तो बेटे को तो नेवला बनना ही पड़ेगा। अहान ने उसे घूर कर देखा और फिर पेपर पर साइन करते हुए बोला, तुम तो मुझे शाम को घर में मिलो फिर तुम्हें बताता हूँ। अधीन ने अपना सिर हिलाया, जिसे देख अहान वहां से चला गया। उसके जाते ही अधीन ने सबको देखा और कहा, जाओ गिलहरी को ऑफिस में बुलाकर लाओ और आप सब लोग ऑफिस से बाहर निकलो। उसकी बात सुनकर रेमो वहां से चला गया। वहीं प्रिंसिपल भी केबिन से बाहर चला गया। वह तो अभी भी इसी सोच में गुम था कि दोनों सच में बाप बेटे हैं या दुश्मन। वही अरीना अपने क्लासरूम में बैठी छुप छुप कर चॉकलेट खा रही थी। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आया और फिर क्लासरूम में पढ़ा रहे टीचर को देखते हुए बोला, अरीना कौन है, उन्हें प्रिंसिपल साहब ने ऑफिस में बुलाया है। अरीना जो छुप छुप कर चॉकलेट खा रही थी, जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनी उसके हाथ से चॉकलेट गिरते गिरते बच गई। वही रोली ने उसे देखा और कहा, जाओ मोहतरमा आपको बुलावा आया है। अरीना ने उसे देखा और फिर अपने हाथ को, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट लगी हुई थी जो मेल्ट हुई हुई थी, उसने रोली को फीकी सो मुस्कान दी और फिर अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ने लगी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाने के लिए। जब वह क्लासरूम से बाहर आई उसने चारों तरफ अपने नजरें दौड़ाई तो देखा वहां पर कोई नहीं है। ये देखकर वह जल्दी जल्दी कदम लेकर आगे बढ़ने लगी। उसने अपने दोनों हाथ को देखा जिस पर चॉकलेट लगी हुई थी। उसने जल्दी से अपनी उंगलियां मुंह में डाली और उन्हें अच्छे से साफ कर दिया। फिर अपने हाथों को देखते हुए कहा, अरे वाह अरीना, तू तो काफी ज्यादा होशियार है। इतना कहकर खुद के पीठ को थपथपाते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने देखा वहां पर कोई नहीं है, जिसे देख उसने केबिन का दरवाजा नॉक करते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? तो उसे अंदर से सिर्फ टेबल पर हाथ मारने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह अंदर चली गई। वो अंदर आकर सामने देखने लगी तो वहां प्रिंसिपल के चेयर पर अधीन बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पिठ केबिन के दरवाजे की तरफ थी, जिसे देख अरीना जाकर उनके सामने खड़ी हो गई और अपना सर झुकाते हुए बड़े प्यार से और अदब से बोली, यस सर, आपने मुझे बुलाया। उसे ऐसे देख अधीन के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और उसने चेयर को घुमाकर अरीना को देखा। जैसे ही अरीना ने अधीन को देखा उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो घबराते हुए बोली, आप यहाँ पर। अधीन अपनी चेयर से उठ गया और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्यों, तुमने किसी और को एक्सेप्ट किया था क्या? उसके ऐसे कहने पर अरीना जल्दी से अपनी गर्दन नामे हिलाई, जिसे देख अधीन बोला, क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? मुंह से बोलो। अरीना ने अपना मुंह बिचकर लिया और कहा, नहीं नहीं, मैं और किसी को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ?
इतना कहते हुए वह अपने कदम पीछे ले रही थी और अधीन उसके तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। आखिरकार अरीना जाकर दीवार से टकरा गई, जिसे देख अधीन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर उसके चेहरे को देखकर डेविल स्माइल लिए बोला, तुम्हें मीठा सच में काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इस मीठे से भी ज्यादा मुझे ये वाला मीठा पसंद है गिलहरी। इतना कहकर उसने कसकर अरीना के होठों को चूम लिया और उसके होंठों पर अपनी जुबान फिराने लगा। अरीना बस बूंद बने उसे देखती रह गई। अधीन ने उसके होठों पर से अपने होंठ हटाए और फिर अपने होठों पर। अधीन ने अपने होठों पर अपनी जुबान फिराए और फिर अरीना को देखकर डेविल मुस्कान लिए बोला, तुम चॉकलेट खा रही थी। जैसे ही अधीन ने ये कहा अरीना की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अधीन को क्या जवाब दे, इसलिए वह अपनी आंखें यहां वहां मटकाने लगी। अधीन ने जब उसकी हरकत देखी तो उसके और थोड़ा नजदीक हो गया, जिसे देख अरीना एकदम से दीवार से चिपक गई और अपने हाथों को अधीन और उसके बीच रखते हुए बोली, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? देखो उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, जो मैंने आपको उस लड़के को पीटते हुए देखा था, लेकिन वहां मैं अकेली थोड़ी ना थी, कितने सारे लोगों ने आपको देखा था, तो फिर आप मुझसे क्यों बदला ले रहे हो और यह बार बार मेरे होठों को क्यों? इतना कहते कहते वह चुप हो गई क्योंकि अधीन की घूरती हुई नजर उसे अपने ऊपर महसूस हुई। अधीन की आंखें बिल्कुल ठंडी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अरीना को अपनी आंखों से ही मार देगा। उसे ऐसे देख अरीना एकदम से जम गई थी, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, उसके आंखें डरी और सहमी हुई थी। अधीन ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके और नजदीक हो गया। इस वक्त दोनों के बीच हवा आने जाने तक की दूरियां नहीं थी और अधीन का सीना बिल्कुल अरीना के चेहरे के सामने था, जिससे उसकी धड़कनें काफी ज्यादा तेजी से धड़कने लगी थी, जिसे अधीन बखूबी महसूस कर पा रहा था। जब उसने अरीना के शरीर की हलचल महसूस की वह एकदम से बेचैन हो गया और जल्दी से अरीना से दूर हो गया। अरीना तो बुत बने अधीन की हरकतें देख रही थी, उसके माथे पर ठंडा पसीना आया हुआ था। अधीन काफी ज्यादा बेचैन हो गया था। उसने अरीना के कमर पर हाथ डाला और जल्दी से उसे अपने पास खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे कसकर चूमने लगा। जब अधीन ने फिर से अरीना को किस किया तो अरीना इस बार झटपटाने लगी। वह उसे धक्का दे रही थी, लेकिन अधीन की पकड़ उसके ऊपर काफी ज्यादा मजबूत थी, जिस कारण अरीना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसने रोनी शक्ल बनाकर अधीन को देखा, जो उसे ही अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था, जिसे देख अरीना झेप गई। जब अरीना की सांसें उखड़ने लगी तो अधीन ने उसे छोड़ दिया, जिसे देख अरीना जल्दी से वहां से भाग निकली। अधीन उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक अरीना केबिन से बाहर निकल गई थी। केबिन के बाहर आकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर हो गया था, शर्म के मारे उसे ठीक से सांस भी नहीं थी लिए जा रही थी। अधीन ने उसे जाते हुए देखा और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, इतनी सी किस पर तुम्हारे सांसें उखड़ने लगी गिलहरी? तब क्या होगा जब मैं तुम्हें शिद्दत से छूंगा? इतना कहकर उसने खतरनाक स्माइल पास कर दी और वह भी केबिन के बाहर आ गया। जब वो केबिन के बाहर आया तब तक अरीना वहां से जा चुकी थी। उसने रेमो को आवाज लगाई तो रेमो, जो कॉरिडोर के दूसरी तरफ खड़ा था, वह जल्दी से अधीन के पास आ गया और बोला, यस एडी बॉस। अधीन ने उसे देखा और कहा, चलो यहां से। रेमो ने अपना सर हिलाया और वह लोग वहां से चले गए। प्रिंसिपल भी अधीन को छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। तभी अधीन रुक गया और फिर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके खतरनाक तरीके से प्रिंसिपल को देखा। उसके ऐसी खतरनाक ठंडी निगाहें देख प्रिंसिपल सर अंदर तक हिल गए। वह लगभग कांप रहे थे। रेमो ने जो उसके कान के नीचे बजाई थी वह अभी तक भूल नहीं थे। अधीन ने खतरनाक तरीके से प्रिंसिपल को देखा और वह डरावनी तरीके से बोला, मेरे गिलहरी पर एक खरोच भी आए तो तू जमीन से नरक लोक पहुंच जाएगा। ये बात मेरी अपने भेजे में अच्छे से डालकर रखना, क्योंकि अधीन मल्होत्रा जो बोलता है वह करके दिखाता है। प्रिंसिपल ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और कहा, आप बेफिक्र रहे एडी बॉस, आपके गिलहरी को कुछ नहीं होगा। प्रिंसिपल का इतना कहना था कि अधीन ने कसकर प्रिंसिपल की गर्दन पकड़ ली और उसे सीधा दीवार पर धकेल दिया। प्रिंसिपल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, डर के मारे उनकी पैंट गीली हो गई। अधीन ने गुस्से से अपनी आंखें छोटी की और बहुत डरावनी तरीके से बोला, उसे गिलहरी सिर्फ मैं बोलूंगा, याद रखना तुम्हारी जुबान पर कभी भी मेरे गिलहरी का नाम आना नहीं चाहिए, वरना जुबान काट दूंगा। रेमो ने अपना थूक निकाला और जल्दी से बोला, एडी बॉस हमें जाने के लिए देर हो रही है। अधीन ने घुरकर रेमो को देखा और प्रिंसिपल को छोड़ दिया और फिर वहां से चला गया।
प्रिंसिपल ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और गहरी गहरी सांस लेने लगे। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आया और प्रिंसिपल को देखते हुए बोला, प्रिंसिपल साहब आपकी तो बस अभी से पैंट गीली हो गई। तब क्या होगा जब हेड बॉस को पता चलेगा आप कॉलेज की लड़कियों को छेड़ते हैं। प्रिंसिपल ने जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनी वह धम से वहीं पर बैठ गया और वह जल्दी से बोला, कौन लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता और तू अपना मुंह बंद रख और मुझे उठा यहां से। सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर प्रिंसिपल को उठाया और उसे केबिन के अंदर लेकर चला गया। वही अधीन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और रामू उसके आगे वाले सीट पर बैठा हुआ था। इस बार वह स्पोर्ट कार में नहीं जा रहे थे। रेमो ने अधीन को देखा और कहा, इस प्रिंसिपल के ऊपर नजर रखो, मुझे कॉलेज की पल पल की खबरें चाहिए। पूरे कॉलेज में सीसीटीवी लगवाओ और अरीना के पीछे कुछ गार्ड्स लगा दो। रेमो ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, सब कुछ हो जाएगा एडी बॉस। दूसरी तरफ देहरादून के पोश इलाका में एमएलए का घर था। ये घर काफी ज्यादा बड़ा था। इसी घर के हॉल में एक आदमी शान से सोफे पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके पास वाले सोफे पर एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी। वह सामने बैठा सफेद कुर्ता पजामा पहने आदमी उसे लड़के को देखते हुए बोला, तुम्हें कुछ भी करके उस लड़की को अपनी तरफ करना है और उसे अपने प्यार में पागल करना है। उस लड़के ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, यस पापा, हो जाएगा। वही आदमी ने उस लड़की को देखा और कहा, तुम्हें अधीन मल्होत्रा पर अपने डोरे डालने हैं। याद रखना, किसी भी कीमत पर अधीन मल्होत्रा तुम्हारा होकर ही रहना चाहिए। उस लड़की ने अपना सर हिलाया और कहा, जी पापा, मैं अभी से उसके कंपनी में ज्वाइन करूंगी। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बरसों पुरानी दुश्मनी आज बाहर निकलेगी। तब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया था निधि, लेकिन अभी तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब बारी तुम्हारी बच्चों की होगी। जो दर्द तकलीफ तुमने मुझे दी है मेरे प्यार को ठुकराकर, वही सब कुछ तुम्हारे बेटे को मिलेगा। वह कभी भी उस लड़की के पास नहीं जा पाएगा जिससे वह इतना ज्यादा प्यार करता है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। वहीं बैठे लड़के ने उसे लड़की को देखते हुए कहा, चलो फलक, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उस लड़की ने उसे लड़के को देखते हुए कहा, हाँ कबीर, चलो जल्दी। ये दोनों ही जुड़वा है। कबीर फलक से 5 मिनट बड़ा है। कबीर फलक को लेकर वहां से निकल गया और कुछ ही देर में उसने एड इंडस्ट्री में उसे छोड़कर वह वहां से चला गया। फलक जैसे ही ऑफिस के अंदर आए और उसने इंटरव्यू के लिए पूछा तो उसे रिसेप्शन पर बैठे लड़की ने अंदर भेज दिया। लगभग आधे घंटे बाद फलक खुश होकर बाहर आए और बोली, तो फाइनली मैं यहां पर सिलेक्ट हो चुकी हूं। वह वहां से सीधा रेमो केबिन में चली गई। रेमो इस वक्त मीटिंग की तैयारी कर रहा था। तभी फलक ने उसके केबिन का डोर नॉक किया, जिसे सुनकर रेमो ने उसे अंदर आने के लिए कहा। तो फलक अंदर जाकर रेमो के सामने बैठ गई। रेमो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या तुम ही हो जो मेरी नई सेक्रेटरी हो? फलक ने अपना सर हिलाया और कहा, जी सर, मैं ही हूं। रेमो ने अपना सर हिलाया और उसके आगे फाइल बढ़ाते हुए बोला, यह मीटिंग्स की कुछ डिटेल है, इन्हें अच्छे से चेक कर लेना, फिर एड बॉस के केबिन में इसे लेकर चली जाना। फलक ने खुशी से अपना सर हिलाया और वह अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ कबीर सीधा कॉलेज आ गया था। कॉलेज में आकर वह सीधा प्रिंसिपल के केबिन में चला गया। प्रिंसिपल इस वक्त कपड़े चेंज करके बैठे हुए थे। तभी कबीर अंदर आया और प्रिंसिपल सर को देखते हुए बोला, सर मैंने आज से ही कॉलेज ज्वाइन किया है, तो बस आपको बताने आया था, मेरे अब क्लास है, मैं जा रहा हूं। प्रिंसिपल को कोई मतलब नहीं था कि कौन पढ़ने आ रहा है कौन है। वह एक ठरकी किस्म का आदमी था, लेकिन अच्छा था। प्रिंसिपल ने अपना सर हिलाया, जिसे देख कबीर मुस्कुराते हुए सीधा अरीना के क्लासरूम में चला गया। आर्या इस वक्त अपने केबिन में बैठी हुई थी। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था और वह आदित्य को ऑफिस में मदद करती थी। वह बैठी स्केच ड्रॉ कर रही थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुनकर उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था, जो लगभग आर्या के उम्र का था। वह लड़का मुस्कुराते हुए आगे आया और आर्या के सामने बैठ गया। आर्या ने उसे घूर कर देखा और कहा, यह क्या तमीज है यहां आने की? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसेस पापा की प्रिंसेस बेटी, क्या अब मैं अपने दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकता? आर्या ने मुंह बनाया और कहा, वही तो कह रही हूं, क्यों आया है मुझसे मिलने, जबकि तुम्हें पता है तुम आज लगभग पूरे 1 महीने बाद मुझसे मिलने आए हो। उस लड़के ने अपने कान पकड़े और कहा, सॉरी यार, लेकिन मॉम की तबीयत को बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ऐसे में उन्हें अकेला कैसे छोड़ता, इसलिए आ गया 1 महीने बाद तुमसे मिलने, और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज भी है।
आर्या ने उसे देखते हुए खुशी से कहा, बता जल्दी क्या गुड न्यूज़ लाया है तू। उस लड़के ने आर्या को देखा और कहा, आज से मैं तुम्हारे ऑफिस में ही ज्वाइन हुआ हूं और तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट भी हूं, है ना खुशी की बात। आर्या ने जैसे ही उसकी बात सुनी वह लगभग अपने चेयर से कूद गई और जल्दी से उससे लड़के के गले लगाते हुए खुशी से बोली, क्या सच कह रहा है तू। उस लड़के ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, यस लिटिल डॉन। उस लड़के की बात सुनकर आर्या बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुशी से बोली, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अभी। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उस लड़के का नाम अभिषेक था और वह बचपन से आर्या का दोस्त था। शायद दोस्त से भी ज्यादा बढ़कर, लेकिन आज तक उन दोनों ने भी कभी अपने फीलिंग्स एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं किए हैं। वह दिल से एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन उनका रिश्ता अभी तक सिर्फ दोस्ती पर ही अटका हुआ है। ना कभी आर्या ने खुद से आगे बढ़कर उसे कहा है कि वह उससे प्यार करती है और ना ही अभिषेक ने। तभी केबिन के अंदर आदित्य आया और आर्या को इतना ज्यादा खुश देखकर वह भी खुश होते हुए बोला, अब तो खुश है ना मेरी बच्ची। आर्या ने जल्दी से उठकर आदित्य को गले लगा लिया और कहा, डैड यू नो ना आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो। मुझे लगा नहीं था आप मुझे ऐसा कुछ सरप्राइज देंगे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया और कहा, वैसे भी इसे जॉब तो करनी ही थी, तो सोचा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम भी खुश रहोगी और तुम्हारा भी काम में मन लगा रहेगा और उसका भी, और फिर मुझे भी तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। तुम चाहे जहां घूम सकती हो इसके साथ। आर्या आदित्य की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। जो खुशी उसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। तभी परी केबिन के अंदर आए और आर्या को इतना ज्यादा खुश देखकर उसके चेहरे पर भी चमक आ गई। उसने प्यार से आदित्य को देखा तो आदित्य ने अपनी पलकें झपका दी। परी ने अभिषेक को देखा और कहा, मेरी बच्ची का ध्यान रखना तुम। अब तुम्हारी सिर्फ बॉस ही नहीं जिम्मेदारी भी है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं आर्या का पूरा ध्यान रखूंगा। आदित्य ने अपना सर हिलाया तो परी ने कहा, चलो तुम दोनों बैठकर बातें करो, हम चले, हमें काम है। आदित्य ने भी आर्या के बालों को चूम लिया और वह केबिन से बाहर आ गया। बाहर आकर परी ने खुशी से आदित्य को गले लगा लिया और कहा, ये सब कुछ आपने ही किया ना। आदित्य ने मुस्कुराते हुए एक नज़र केबिन को देखा और कहा, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा उदास थी, वह किसी से कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने अभिषेक को यहीं पर ज्वाइन कर लिया, ताकि आर्या का भी मन लगा रहे। वैसे भी मेरी बच्ची पहले से ही अकेली है, जब घर जाती है तभी सब लोग उसके पास रहते हैं। अब तो रीना भी अपने घर चली गई और रोली का तो तुम जानती हो, वो ज्यादा आती नहीं है। परी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सही कहा आपने, शायद इससे ही आर्या का मन लगा रहेगा। वो दोनों बातें करते हुए केबिन के अंदर आ गए। अंदर जाकर आदित्य ने परी को कमर से उठाया और अपने टेबल पर बैठा दिया। उसकी हरकत देख परी एकदम से झेप गई और उसे देखते हुए बोली, प्लीज आप अभी मत कुछ कीजिए, हम ऑफिस में हैं। आदित्य उसके सामने खड़ा हो गया और उसे प्यार से देखते हुए बोला, कभी कभी ऑफिस रोमांस करने में भी मजा आता है स्वीट वाइफ। इतना कहकर उसने, जैसे ही आदित्य ने परी के होंठों पर अपने होंठ रखे, किसी ने केबिन का दरवाजा नॉक किया, जिसकी आवाज सुनकर परी ने जल्दी से आदित्य को धक्का दे दिया और टेबल पर से उतर गई। तभी केबिन का गेट खुला और सतीश अंदर आ गया। सतीश को देख आदित्य ने घूरकर उसे देखा और कहा, तुम्हें भी अभी आना था। आदित्य की बात सुनकर सतीश एकदम से हैरान रह गया और वह आदित्य को देखकर यह जानने की कोशिश करने लगा, क्या वह गलत टाइम पर आ गया था। शायद उसके मन की बात सही निकली और उसने अपने आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, सर इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आया था आपको बुलाने। इतना कहकर वह झट से केबिन से बाहर चला गया। परी ने मुंह फुलाकर आदित्य को देखा और कहा, आप हर बार ऐसा ही करते हैं, आपके कारण मुझे कितना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है, आपको पता भी है। आदित्य ने परी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने पास ले लिया। जैसे ही आदित्य ने परी को खींचा, परी सीधा उसके सीने से टकरा गई, जिसे देख परी ने घूरकर आदित्य को देखा। तो आदित्य बोला, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, निधि के साथ रहकर तुम भी ऐसे ही बन गई हो जो हर बार अहान को घूरती रहती है। ऐसे ही तुम भी हर बार मुझे घूरती रहती हो। आदित्य की बात सुनकर परी ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, अच्छा तो अब मैं आपको बुरी लगने लगी हूं। आदित्य ने उससे प्यार से देखा और कहा, नहीं मेरे फूलन देवी, चलो मीटिंग है। इतना कहकर जल्दी से परी को लेकर बाहर आ गया, क्योंकि उसे पता था अगर वह और देर वही केबिन में बैठा रहा तो पक्का परी उससे नाराज हो जाएगी। इसलिए उसने कुछ भी रिस्क न लेते हुए वह बाहर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ मल्होत्रा इंडस्ट्री। अहान अपने केबिन में आया तो देखा निधि आराम से बैठकर अपना काम कर रही थी।
जिसे देख वो जाकर निधि के पास बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, क्या कर रही हो स्वीटी पाई। जैसे ही निधि ने आहान की आवाज सुनी वह जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और आहान के सामने खड़े होते हुए बोली, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। आहान ने अपना सर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी काम की बात करनी थी इसलिए बुलाया था। निधि ने मुंह बनाया और कहा, जाते वक्त मुझे इतना सुना कर चले गए थे कि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है और ब्ला ब्ला ब्ला, और अब जब मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है तो अब अपने बेटे की साइड ले रहे हैं। आहान ने निधि को देखा और कहा, बेटा भी तो मेरा ही है। निधि ने आहान को इग्नोर किया और जाकर चेयर पर बैठ गई। आहान ने निधि को देखा और कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अर्जेंट मीटिंग है। निधि ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, ओके जल्दी आइए। आहान ने उसे हाँ कहा और वो मीटिंग रूम की तरफ चला गया। आहान के जाने के बाद निधि के फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया, जिसे देख निधि ने फोन को उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से उसे कुछ कहा गया, जिसे सुनकर निधि बहुत ज्यादा घबरा गई और वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर सीधा मल्होत्रा इंडस्ट्री से बाहर चली गई। एडी इंडस्ट्री इस वक्त अधीन मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। लगभग 1 घंटे बाद उसकी मीटिंग खत्म हुई। इसके बाद वह अपने केबिन में चला गया। अधीन का केबिन बहुत ही आलीशान था। उसमें हर एक चीज बहुत यूनिक तरीके से लगाई हुई थी। वह बैठा अपना काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा किसी ने नॉक किया, जिसके आवाज सुनकर अधीन ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो फलक दरवाजा खोलकर अंदर आए। अधीन का पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। फलक ने जब अधीन को देखा तो देखती रह गई थी। उसने अधीन को कभी भी सामने से नहीं देखा था। आज पहली बार वह अधीन को सामने से देख रही थी। इस वक्त अधीन लैपटॉप पर काम कर रहा था, जिस कारण वो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसकी जॉ लाइन और चेहरे के फीचर्स इतने ज्यादा आकर्षक थे कि फलक तो बस लार टपकाकर उसे देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके सामने बैठा ये लड़का इतना ज्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग है। वह बस आंखें फाड़े उसे देख रही थी। तभी उसके कानों में अधीन की आवाज पड़ी, अगर मुझे ताड़ना हो गया हो तो काम की बातें कर लो, वरना मेरे केबिन से दफा हो जाओ। जैसे ही अधीन की गरजती हुई आवाज फलक के कान में पड़ी, फलक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने खुद को संभालते हुए फिकी मुस्कान के साथ अंदर जाकर अधीन के सामने कुछ फाइल्स रख दी और फिर उन्हें ओपन करके अधीन को दिखाते हुए बोली, डी बॉस, ये फाइल्स कंप्लीट हो गई है, आपकी इस पर साइन चाहिए। अधीन ने उसे बिना देखे ही कहा, रैमो कहाँ है। फलक ने उसे देखते हुए कहा, रैमो सर बिजी है, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि फाइल्स मैं आपको दे दूं। अधीन ने अपना सर डरावनी तरीके से हिलाया और फिर एक झटके में उन फाइल्स को अपनी तरफ खींचकर उन्हें एक साइड पटकते हुए बोला, बाहर जाओ यहां से। अधीन का ऐसा जवाब सुनकर फलक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अधीन को मना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिलाया और वह बाहर चली गई। बाहर आकर उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और कहा, इतने आसानी से नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी मैं अधीन मल्होत्रा। तुम मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब तुम मेरी सिर्फ जिद ही नहीं जुनून भी बन गए हो। तुम्हें भले ही पापा अपने मकसद के लिए पाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने मकसद के लिए नहीं अपने जुनून के लिए पाना चाहती हूँ। हर वह कीमत मैं अदा करूंगी जिसके लिए मुझे तुम्हें अपना बनाना पड़े। इतना कहकर वो वहां से बाहर चली गई। वह उसके जाने के बाद अधीन ने उसे फाइल को ओपन किया और उन्हें पढ़कर उस पर साइन करने लगा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी अरीना प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर अपने क्लासरूम में आ गई थी। जब वह क्लासरूम में आई, सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि सबको पता था अरीना बिल्कुल भी सीधी नहीं है। वह हमेशा से ही कोई ना कोई शरारत करती ही रहती थी और जब भी कोई कंप्लेंट करता था, अरीना को किसी से भी डांट नहीं पड़ती थी। अरीना अपने दांत चमकाते हुए क्लासरूम के अंदर आए और सीधा जाकर रोली के पास बैठ गई। रोली ने उसे देखा और कहा, क्यों बुलाया था तुम्हें, क्या किया अब तुमने। अरीना ने मुंह बिचकर लिया और कहा, कुछ नहीं, तुम्हारा वह भाई आया था। उसकी बात सुनकर रोली शौक से जोर से चिल्लाए, क्या कहा तुमने, अधीन भाई आए थे तुमसे मिलने। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। अरीना ने उसे तिरछी नजरों से देखा और फिर अपने बैग से और एक चॉकलेट निकालते हुए बोली, अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम जाकर अंकल से पूछ लो। रोली ने अपनी आंखें रोल की और कहा, इसका मतलब मौसाजी भी आए थे। अरीना ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ मैंने उन्हें जाते हुए देखा था, लेकिन उनसे मिल नहीं पाए। रोली ने उसे देखा और फिर कहा, बस कर यार, कितना चॉकलेट खा रही है, अगर किसी को पता चला ना तो तुम्हें अच्छी वाली डांट पड़ने वाली है। अरीना ने रोली को देखा और फिर बोली, क्या तुम मेरा नाम बताओगी।
रोली ने उससे घूरते हुए कहा, अगर तुम मुझे चॉकलेट दोगी तो नहीं। अरीना ने मुंह बनाया और कहा, ठीक है ले ले। तभी उनके क्लासरूम में और एक टीचर आए और वो पढ़ाने लगी। उसने देखा अरीना पढ़ाई पर ना ध्यान देकर बेंच के नीचे बार बार देख रही है, जिससे देख उस टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि अरीना हमेशा से ऐसे ही करती थी। उसने गुस्से से अरीना के ऊपर चॉक फेंक दिया, जिस कारण अरीना के माथे पर जोर से चोट लगी और उसके मुंह से आह निकल गई। उसकी आह सुनकर सब लोग हैरान रह गए और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। अरीना ने अपने माथे पर हाथ रखा और टीचर को देखने लगी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी क्योंकि आज तक उसे मारना तो दूर किसी ने डांटा तक नहीं था, जिस कारण अरीना के आंखों में नमी तैर गई। रोली ने भी टीचर को घूर कर देखा, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके दोस्त जैसे बहन को मारने की। टीचर ने गुस्से से चिल्लाते हुए अरीना से कहा, अरीना तुम्हारा हर बार का है, चुपचाप अपनी जगह से उठो और बाहर जाकर कान पकड़कर खड़ी रहना। अरीना ने टीचर को देखा और कहा, सॉरी मैं आगे से नहीं होगा। टीचर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा हर बार यह सॉरी नहीं चलेगा, बहुत बदतमीज लड़की हो तुम। कभी भी तुम्हारा क्लासरूम में ध्यान नहीं रहता, शरारत करती हो अलग से, और किसी ने डांट भी दिया तो सीधा अपने भाई को कॉलेज लेकर आती हो। क्या तुम्हारे बाप की जहांगीर है जहां तुम अपने मनमानी करती फिरती हो? हर बार तुम्हें लोग इग्नोर करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बदतमीजी पर बदतमीजी करते जाओ। अरीना ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। टीचर ने घूर कर अरीना को देखा और कहा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं बदतमीजी कर रही हूं या तुम्हारा कहने का मतलब है क्या मैं झूठ बोल रही हूं? अरीना ने रोते हुए कहा, नहीं मैं प्लीज आगे से ध्यान रखूंगी। उस टीचर ने गुस्से से उसे देखा और कहा, जल्दी क्लासरूम से बाहर निकलो और आज से तुम मेरी कोई भी क्लास अटेंड नहीं करोगी। जब भी मैं क्लास में आऊंगी तुम एक तो क्लास के बाहर खड़ी रहकर अपने कान पकड़ोगी। अरीना ने अपना सरनामे हिलाया और कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है। टीचर ने गुस्से से अरीना को देखा और कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर वह अरीना के पास गई और उसने बेरहमी से अरीना के बाह को पकड़ लिया और उसे खींचकर ले जाकर बोर्ड के पास खड़ा कर दिया और फिर कहा, अब तुम यहाँ पर कान पकड़कर खड़ी रहोगी। अरीना ने अपना चेहरा झुका लिया और अपने कान पकड़ लिए। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, वही सभी स्टूडेंट उसके ऊपर हंस रहे थे। रोली ने घूर कर टीचर को देखा और धीरे से बुदबुदाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें नहीं पता तुमने किसे हाथ लगाने की कोशिश की है। टीचर ने जब धीरे से मगर रोली की आवाज सुनी तो उसने रोली को भी गुस्से से देखा और कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? बड़े बाप की औलाद हो तो क्या तुम मुझे धमकी दोगी? यहाँ पढ़ने आती हो या अपने बाप दादा का रौब झाड़ने? इतना कहकर उसने रोली को भी अरीना के पास खड़ा कर दिया। सब लोग धीरे धीरे उन दोनों का वीडियो बना रहे थे और वह टीचर भी डेविल स्माइल लिए अरीना और रोली को देख रहे थे। वो टीचर गुस्से से रोली और अरीना को देख रही थी और उसके दिमाग में कुछ दिन पहले का सीन घूम रहा था। फ्लैशबैक कुछ दिन पहले अरीना रोली सीढ़ियों पर खड़ी थी। रोली के हाथ में चॉकलेट थी जो अरीना लेने की कोशिश कर रही थी। अरीना ने चिढ़ते हुए कहा, प्लीज रोली दे दो यार। रोली ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम कितना ज्यादा चॉकलेट खाती हो, तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, फिर पेट भी दर्द करे, मैं नहीं देने वाली तुम्हें चॉकलेट। अरीना ने प्यारा सा चेहरा बनाकर उसे देखा और कहा, प्लीज यार दे दो। लेकिन रोली ने उसे साफ मना कर दिया, जिसे देख अरीना कूद कूद कर उसके हाथ से चॉकलेट छीनने की कोशिश करने लगी। तभी वहां पर वह टीचर आए जिसका ध्यान फोन पर बात करने पर था, जिस कारण उसने देखा नहीं कि अरीना और रोली वहां पर खड़ी है और वह अपने ही धुन में चले जा रही थी। तभी उसे अरीना का धक्का लग गया, जिस कारण वह टीचर सीधा सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे चली गई और उसके सर पर चोट लग गई। अरीना और रोली ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और फिर दोनों भी वहां से भाग गई। टीचर ने उन्हें जाते हुए देखा और गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, अरीना की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उनके सर से खून बह रहा था। तभी वहां पर स्टूडेंट आए और उस टीचर को सहारा देकर मेडिकल रूम में चले गए। फ्लैशबैक एंड। यहाँ पर टीचर डेविल मुस्कान लिए अरीना और रोली को देखते हुए बोली, इतने आसानी से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, बदला तो लेकर ही रहूंगी। रोली गुस्से से टीचर को घूर रही थी और अरीना अपना सर झुकाकर रो रही थी। दूसरी तरफ एड इंडस्ट्री में अधीन लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसे अरीना की याद आए और उसने डेविल मुस्कान लिए कहा, गिलहरी पता नहीं क्या कर रही होगी। इतना कहकर उसने कॉलेज में लगाए हुए कैमरे को ओपन कर दिया और फिर सीधा अरीना के क्लासरूम की तरफ का सीन ओपन कर दिया और उसे देखने लगा।
उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान थी और वह प्यार से अरीना को देख रहा था जो भागते हुए अपने क्लासरूम में आई और सीधा जाकर बेंच पर बैठ गई और फिर किसी बात पर वह रोली से बहस कर रही थी। उसने साउंड को ऑन कर दिया ताकि वह रोली की और अरीना की बातें सुन सके। वह आराम से सब कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान अरीना के ऊपर ही था। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, अधीन के हाथों की मुट्ठियां कसती जा रही थी। उसका चेहरा भयानक काला पड़ा हुआ था। वह जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और तेजी से केबिन के बाहर निकल गया। वहीं रेमो फलक के साथ केबिन से बाहर आ रहा था और वह दोनों किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। लेकिन रेमो ने जब भागते हुए अधीन को जाते हुए देखा तो उसकी सांसें एकदम से अटक गई और वह भी